हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी जो है स्पेशली सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सल्तनत काल में जो है हमने पिछले वीडियोस में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें क्रमशः हमने जो है इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और इसका जो प्रमुख शासक था बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। आज स्पेशली इस वीडियो में जो है हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इस खिलजी वंश का जो शासनकाल है आपका 1290 से 1320 के आसपास का जो शासनकाल, ये खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है। दोस्तों, हमने जो है आपका सल्तनत काल के शासनकाल जो हम लोग पढ़े थे कि 1206 से 1526 के बीच का काल जो है सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और ये 1526 के बाद जो है इब्राहिम लोदी की यानी हार के साथ ही जो बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो ये जो शासनकाल सल्तनत काल का शासनकाल है, इसमें जो हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है गुलाम वंश के बाद जो यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, उसकी हत्या करके ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वह उसका संरक्षक के रूप में नियुक्त रहता है, क्योंकि यह जो है यानी 18 साल से इसकी क्यूमर्स की आयु कम रहती है। तो उसके संरक्षक के रूप में ये जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी नियुक्त होता है। किंतु क्या करता है कि बाद में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको जो है यानी कि उसकी हत्या करके जो है यह शासक बन जाता है। इसका जो शासनकाल है आपका 1290 से 1296 के आसपास माना जाता है, यानी मात्र 6 साल जो है यह शासन करता है। ये जब शासक बनता है या राजा बनता है, उस समय जो है यह लगभग यानी कि इसकी एज ज़्यादा रहती है, लगभग 70 के आसपास का ये रहता है। तो उस कंडीशन में जब यह राजा बनता है एक ओवर एज व्यक्ति, तो वह क्या करता है कि यानी वह शांति प्रिय जीवन जीना चाहता है। वह किसी तरह का यानी कि अशांति प्रिय कार्य या किसी तरह का साम्राज्य विस्तार या किसी तरह के जो झंझटों में उलझना नहीं चाहता था। तो वह क्या करता है कि जो यानी कि शासन प्रशासन जो है अपने करीबी जो उसके आसपास के जो लोग थे और जो उसके नीचे के अधिकारी लोग थे, उनके मदद से जो है वह शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता। जहाँ हमने बलबन के शासन काल में देखा था कि उसने जो है अपने यानी आसपास के जितने भी कुलीन लोग थे, सरदार थे, उन सबको जो है वह उन सब का प्रभुत्व ख़त्म कर देता है और वह जो सर्वे सर्वा बन जाता। वहीं यह क्या करता है कि चूँकि ये ओवर एज रहता है इसका, तो ये क्या करता है कि अपने अंदर के जो शासक यानी शासक के अंदर के जो आपके गुलाम थे या कुलीन लोग थे या जो यानी कि ज़मींदार सब थे, यानी राज दरबार के जितने भी बड़े लोग थे, इसके करीबी लोग थे, उसके माध्यम से जो यह शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता है। और ये क्या करता है, खिलजी वंश की स्थापना यानी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करके इस प्रकार से जो है वह शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता है। चूँकि 70 वर्ष की आयु में वह राजा बनता है, तो अपना जो राज्याभिषेक है वह दिल्ली के पास एक किलोखरी किला है, उस किला में जो है यह अपना राज्याभिषेक करवाता है। कौन? तो फिरोज यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यह किलोखरी के जो किले में है जो अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इसका एक भतीजा होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये जो भतीजा होता है इसके पिता रहते हैं शहाबुद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन खिलजी। तो ये जो शहाबुद्दीन खिलजी रहता है, जो अलाउद्दीन का पिता रहता है, तो उसकी मृत्यु यानी जब ये अलाउद्दीन खिलजी बच्चा रहता है, छोटा रहता है, उसी काल में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है शहाबुद्दीन खिलजी की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी चूँकि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा रहता है, तो इसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा जो है यह जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी के ही शासनकाल में होता है।
और यही से जो है वह सैन्य शिक्षा या अन्य तरह की जो शिक्षाएं हैं इसके ही यानी कि आपका जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के ही नेतृत्व में संरक्षण में इसका सारा कुछ लालन पालन से लेकर शिक्षा दीक्षा होता है। तो उस यानी कि उसके बाद क्या होता है, जब ये बड़ा होता है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो यह जो है सैन्य यानी कि सेनापति के रूप में नियुक्त होता है, यानी सैन्य कुशलता इसमें अच्छी रहती है। तो इसे जो है ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी सेनापति भी नियुक्त करता है और इसे अपना दामाद भी बना लेता है। तो ये क्या करता है कि जो ये आपका जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है, ये अपना भतीजा जो कि इसका दामाद भी रहता है और सेनापति भी, इसको क्या करता है दक्षिण के विजय के लिए जो है वह भेजता है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण विजय यानी भारत का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है इस पर विजय करने वाला जो है यह अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक माना जाता है। तो यह क्या करता है कि दक्षिण विजय की ओर निकलता है। तो दक्षिण विजय में खास करके वह जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है, यानी देवगिरी के खिलाफ जो है इसका दक्षिण में अभियान यह चलाता है और देवगिरी के खिलाफ यह 1296 में जो है अभियान चलाता है। इसमें क्या होता है कि ये देवगिरी का उस समय देवगिरी पर जो है यादव वंश का शासन चल रहा होता है, उसका जो राजा होता है उस टाइम में रामचंद्र देव रहता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है तो वह उस समय वहाँ का शासक कौन रहता है। तो उस समय जो यादव वंश का शासन चल रहा होता है और उसका शासक रामचंद्र देव रहता है। तो ये रामचंद्र देव के खिलाफ जब वह आक्रमण करता है, इस पर चढ़ाई करता है, युद्ध करता है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और बड़े पैमाने पर से वहाँ से जो है धन संपत्ति सोने चांदी रुपए आदि जो है लूट करके वो लाता है। जब उसके पास ढेर सारा संपत्ति सोना चांदी यहाँ से लूट करके लाता है तो वह जब वापस आता है तो ये फ़िरोज़ यानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ जो इसका चाचा भी रहता है और ससुर भी रहता है, तो वह सारी चीज़ें नहीं बताता, यानी अपनी संपत्ति लूटे हुए चीज़ों के बारे में जो उसे जानकारी नहीं देता है, मीन्स उससे छुपा लेता है। उसके बाद ये जो चूँकि यह एक अभियान में जीत दर्ज करके आया रहता है ये अलाउद्दीन खिलजी, और जीत में भी भारी मात्रा में उसको संपत्ति मिलता है, और ये चूँकि बूढ़ा हो चुका था ये जलालुद्दीन खिलजी जो उसका चाचा भी था और ससुर भी था, तो वह क्या करता है यानी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वह क्या करता है कि उसे लगता है चूँकि ये बूढ़ा भी हो चुका है और इसके पास संपत्ति भी था, तो वह क्या करता है इसकी हत्या कर देता है, यानी अपने ससुर और चाचा की हत्या कर देता है और ख़ुद जो है यह शासक बन जाता है, राजा बन जाता है। और इसका जो शासन है आपका 1296 से 1396 के आसपास इसका शासनकाल माना जाता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो अपने ससुर की हत्या करके शासक बना था, राजा बना था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही रहता है दोस्तों, जो अपने ससुर की हत्या करके शासक बनता है, राजा बनता है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है यह एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि इससे पीटी ही नहीं मेंस तक जो है इससे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है यानी ये जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो इसके द्वारा जो है बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, बहुत से नए नियम लगाए जाते हैं, बहुत से पुराने नियमों में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि शासन व्यवस्था को जो है वो अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। इस पीरियड में जो है उसके द्वारा बहुत से नियम नए लगते हैं, बहुत से पुराने नियम बदले जाते हैं और शासन का जो है सुदृढ़ीकरण करता है, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग आगे जो है डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी चूँकि अपने यानी ससुर की हत्या करके जो है राजा बनता है, तो यह जो है जब राजा बनता है यानी राजा बनने से पहले जो है इसका मूल नाम जो यानी कि अली या गुरशप रहता है, और ये अली या गुरशप जो है यानी इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या गुरशप रहता है। और ये जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है राजत्व का सिद्धांत
लागू करता है। और इस राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत वह क्या करता है, वह जो है इस्लाम के अनुरूप शासन नहीं करता है और खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति भी नहीं लेता है और निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। दोस्तों उस काल में क्या होता था कि इस्लामिक कंट्रीज़ जितने भी थे तो वो उसमें जब कोई नया शासक बनता था, राजा बनता था, तो वहाँ क्या करते थे कि वो लोग जो है तत्कालीन जो खलीफा होते थे, यानी इस्लाम धर्म में जो है खलीफा सर्वोच्च होता था और इस खलीफा से परमिशन लेकर के ही जो है कोई इस्लामिक व्यक्ति जो है शासक बन के, राजा बन के शासन करता था। तो ये क्या करता है, ये जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह खलीफा से परमिशन नहीं लेता है। ये कहता है कि मैं शासक हूँ, मैं राजा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मुझे अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के आज्ञा की ज़रूरत नहीं, मैं शासक हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो यह क्या करता है, इसके पहले हमने जितने भी शासक देखे थे तो वह सुल्तान से जो है परमिशन लेकर के जो है इस्लाम धर्म के अनुसार शासन प्रशासन को चलाता था। किंतु ये पहला शासक होता है जो खलीफा का, यानी उसके जो ऑर्डर कहिए, आज्ञा कहिए, परमिशन कहिए, उसके वो ये अपनी शासन प्रशासन में ज़रूरी नहीं मानता है। इसके अलावा वो क्या करता है, इस्लाम के अनुरूप शासन नहीं करता, यानी कि उस काल में इस्लाम धर्म में शासन प्रशासन से संबंधित जो है कुछ नियम जारी किए गए थे। उस नियम के अनुसार ही जो सभी शासक जो होते थे इस्लामिक, वो लोग उसको फॉलो करते थे। तो ये क्या करता है कि इस्लाम यानी धर्म को और राजनीति को जो है अलग रखता है। इस्लाम के अनुसार यह शासन नहीं करता है। उसका मानना था कि शासन अलग है, मतलब राजनीति अलग है, राज्य का शासन प्रशासन अलग है और धर्म अलग है। मुझे धर्म के अनुसार शासन नहीं चलाना, बल्कि जो ज़रूरी लगेगा उस अनुसार हमको शासन करना है। तो ये क्या करता है, इस्लाम के अनुसार शासन नहीं करता है। तीसरी जो इसकी विशेषता रहती है, निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना। निरंकुश शासन व्यवस्था यानी कि ये जो है, चूँकि इसको पता रहता है कि ये अपने ससुर की हत्या करके यह शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है कि इसे मन में भय रहता है कहीं ना कहीं कि मेरे खिलाफ़ जो है, यानी कि खिलाफ़ रहते भी हैं लोग, मीन्स जो दरबारी से लेकर के उसके परिवार के लोग तक जो है इसके खिलाफ़ रहते। तो ये क्या करता है, निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। यानी जिस प्रकार हमने बलबन के बारे में पढ़ा था, वह भी जो निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। निरंकुश शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि शासन के लिए जो ज़रूरी है, जो अनिवार्य है, वह निर्णय लिया जाएगा। इसमें जनता की भलाई का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। जनता को उससे कष्ट पहुंचता है, उससे दुख होता है या वह मरता है, कुछ भी हो, वो शासन प्रशासन के लिए जो ज़रूरी डिसीजन है, जो ज़रूरी कार्य है, वह करेगा ही, यानी शासक के द्वारा किया ही जाएगा, चाहे उसमें जनता का भलाई हो, चाहे जनता की बुराई हो। तो ये था निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। तो ये इस इस्लाम के अनुरूप शासन वह नहीं करता है। दूसरा, खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति नहीं लेता है। तीसरा जो है निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। तो ये इसके राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ये 3 बिंदु मुख्य थे। आगे जब वो है उसके काल में जो है विद्रोहों को जो है दबाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, चूँकि यह ससुर की हत्या करके राजा बनता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है इसके खिलाफ हर जगह विद्रोह हो रहा होता है, चाहे वह जो कुलीन लोग थे वो, चाहे इसके दरबारी थे, या फिर इसके रिश्तेदार भी बहुत से लोग जो है इसके विद्रोह में थे। तो ये क्या करता है, इसके काल में 4 विद्रोह होते हैं। तो यह क्या करता है, सैनिक के मदद से तो 4 विद्रोहों को तो यह दबा देता है, किंतु इसके मन में ये भावना आती है कि ये विद्रोह ऐसा क्या किया जाए कि ये विद्रोह आगे भविष्य में खड़ा ही नहीं हो पाए, उसके खिलाफ जो कोई आवाज़ उठा ही ना पाए। तो उसके लिए जो है वह अपना दिमाग लगाता है और वह जो 4 अध्यादेश जारी करता है। इस 4 अध्यादेश से भी जोड़ कर के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो 4 अध्यादेश क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अध्यादेश है वह दान
उपहार और पेंशन की भूमि समाप्त कर देता है। यानी कि इसके पिछले शासनकाल में हमने देखा था कि जो धार्मिक गुरु होते थे, चाहे जो ज़मींदार होते थे या जो कुलीन होते थे ऊंचे पद पर, तो उनको क्या किया जाता था कि वेतन के बदले जो है भूमि दी जाती थी। तो इस प्रकार जो एक व्यक्ति के पास कई भूमि के टुकड़े इकट्ठे हो जाते थे और वह जो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता था। तो ये जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो ये क्या करता है, जो दान में, उपहार में और पेंशन के रूप में जो भूमि दी जाती थी लोगों को, ज़मींदारों को, धार्मिक गुरुओं को, वह क्या करता है, वो सारे लोगों से जो है भूमि वापस ले लेता है। ना सिर्फ वापस लेता है बल्कि आगे जो ये प्रथा है उस प्रथा को ही, यानी भूमि दान देने की प्रथा को ही वो ख़त्म कर देता है। उसके पीछे का मकसद ये रहता है कि चूँकि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति जो है वह राजनीति में भाग लेता है, और राजनीति में भाग लेने का मतलब था इसके अनुसार कि षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जाएगा। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल था। तो ये क्या करता है कि वहाँ जो है यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देता है यह लोगों को, ताकि जो है वह आर्थिक रूप से मजबूत ना हो और राजनीति में जो वह षड्यंत्र ना कर पाए। तो इस वजह से ये क्या करता है, दान, उपहार और पेंशन की भूमि वापस ले लेता है और आगे व्यवस्था यह समाप्त कर देता है। दूसरा जो इसका, यानी ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा यानी पहला अध्यादेश। दूसरा अध्यादेश सुदृढ़ गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। तो दोस्तों हमने जो है इल्तुतमिश के शासनकाल से देखा था कि मंगलों का आक्रमण आरंभ हुआ था, और इसके शासनकाल में भी जो है मंगलों का आक्रमण चल रहा था। तो ये क्या करता है कि मंगलों को आक्रमण को रोकने के लिए और इसके खिलाफ जो विद्रोह होने की संभावना जो इसे इसके दिमाग में रहता था, तो उस सब को ख़त्म करने के लिए ये क्या करता है कि सुदृढ़ गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, ताकि जो किसी तरह का षड्यंत्र हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो आक्रमणकारियों का, तो उसके खिलाफ जो है गुप्तचरों से जो है वह सूचना एकत्रित करके उसके खिलाफ जो तैयारी पहले से वो कर सके। तो ये सुदृढ़ गुप्तचर विभाग की जो है वह स्थापना करता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण अध्यादेश है वह है शराब, भांग, जुआ पर प्रतिबंध। दोस्तों इसका मानना था कि शराब और भांग और जुआ पर जहाँ पर खेले जाते हैं, जहाँ पर ये सब कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ इकट्ठा होता है, लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो किसी बातचीत यानी किसी टॉपिक पर बातचीत होता है। तो इसे लगता था कि लोग इकट्ठे होंगे शराब के बहाने, चाहे जुआ के बहाने, चाहे भांग के बहाने, तो वहाँ पर क्या होगा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा। तो वह अपने राज्य में इन सब चीज़ों पर जो है प्रतिबंध लगा देता है, ताकि ना शराब के बहाने, ना भांग, जुआ, किसी भी जो है कार्य के बहाने जो लोग एक जगह एकत्रित ना हो सके और उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र ना कर सके। तो ये इसका ये तीसरा अध्यादेश रहता है। इसका चौथा अध्यादेश जो है वह है अमीरों सरदारों के विवाह और दावत बंद। यानी कि अमीरों और कुलीनों और सरदारों का वहाँ सिस्टम उस काल में ऐसा था कि वो लोग जो है अक्सर दावत देते रहते थे, और दावत में जो है सब जो है इकट्ठे होते थे। तो इकट्ठे होने का मतलब है कि इसके दिमाग में वही बात रहती थी कि ये इकट्ठे होंगे और मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र करेंगे। तो ये क्या करते हैं, दावतों पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं, और अमीरों और सरदारों के आपस में जो विवाह होते थे उस विवाह को भी यह बंद करवा देता है। यानी विवाह के माध्यम से भी दावत की उम्मीद ना हो और लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, एक जगह वो एकत्रित ना हो और उसके खिलाफ जो है किसी तरह का षड्यंत्र पनप ना पाए। इस वजह से जो है यह यानी इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाता है। यानी कि 4 अध्यादेश में विद्रोहों को रोकने के लिए जो 4 अध्यादेश जारी करता है उसमें पहला रहता है दान, उपहार, पेंशन की भूमि को समाप्त कर देता है। दूसरा सुदृढ़ गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है कि ताकि उससे जो सूचना मिल सके यानी विद्रोहों से संबंधित। वहीं शराब, भांग, जुआ पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अमीरों और सरदारों के विवाह और दावत विवाह बंद करवा देता है। इसके अलावा उसे हिंदुओं से भी डर रहता है। यानी उसे लगता है कि हिंदू जो लोग हैं वह भी जो है यानी मिल करके एकत्रित होकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। तो हिंदुओं पर वह क्या करता है कि उसे कमज़ोर करने के लिए
उस पर अतिरिक्त जो है कर लागू कर देता है। यानी हिंदुओं के पास जो भूमि दी गई थी पिछले शासकों के द्वारा वह तो छीनता ही है, उसके अलावा क्या करता है कि वह हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लागू कर देता है। इस प्रकार जो हिंदू है वह बिल्कुल जो है गरीब हो जाता है। यानी कि हिंदुओं को भी वह पूरी तरह से जो है आर्थिक रूप से वह कमज़ोर कर देता है। तो यह भी जो है इसके विद्रोहों को दबाने की एक नीति के तहत ही यह भी आता है। यानी 4 अध्यादेश जारी करता है और नीतिगत रूप से जो है हिंदुओं पर भी जो है वह नियम लगा करके जो है उसे भी कमज़ोर करके षड्यंत्र को रोकने का प्रयास करता है। अब इसके राजस्व व्यवस्था यानी इसके राजस्व और कर व्यवस्था से संबंधित बातों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इससे भी जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यह जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो इसके काल में मंगोलों का आक्रमण हो ही रहा था, प्लस इससे साम्राज्य का विस्तार भी करना था। तो यह क्या करता है, कर में जो है वृद्धि करता है और लगान जो है 1/2 निर्धारित करता है। यानी कर में वृद्धि तो करता ही है। और ये कर में वृद्धि जो हमने पिछले शासकों के शासनकाल में देखा था कि कर का जो दर था 1/3 रहता है। तो ये क्या करता है, यानी कि उस काल में शासन यानी जो राजा आय था वह भूमि कर जो था वह जो है 1/3 यानी उपज का जो तीसरा भाग है वह जनसाधारण को राजा को देना पड़ता था। ये क्या करता है, यह जो है कर की दर 1/2 लगाता है। यानी कि उसकी उपज का यानी किसानों की उपज का जो आय का जो आधा भाग था वह इस या राजस्व के रूप में इसके पास चला जाता था। तो यह यानी कि 50% जो कर यह लगाता है। इसके अलावा भी वो 2 नए कर भी लगाता है। इस 2 नए कर में एक चराई कर होता है और एक घड़ी कर। ये घड़ी कर जो है दोस्तों यानी कि घड़ी कर या मकान कर। तो ये मकान कर यानी चराई कर तो ऐसा होता था जो दुधारू पशु होते थे उसके यानी उसको चारागाह के रूप में जो है यह कर लगाता था जो कि चराई कर कहलाता था। वहीं ये जो घड़ी कर होता था यानी लोग जो घरों में रहते थे, मकानों में रहते थे, तो उस पर भी यह कर लगाता था। तो इस प्रकार कर के माध्यम से जो है यह राजस्व इकट्ठा करता था। इसके अलावा इसने जो है यानी इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है भूमि की माप की अनुसार लगान। यानी भूमि के माप के यानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है वह कि भूमि की नाप की व्यवस्था करता है। यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए कि सर्वे जो आज हम लोग करते हैं उस वही सर्वे वो जो माप के अनुसार वह सर्वे के अनुसार जो है भूमि पर जो है कर लगाता था। यानी पहले मापता था ताकि कि सही ढंग से जो है जनता के ऊपर जो है कर लगाया जा सके। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि भूमि की माप के अनुसार जो कर किसके शासनकाल में लगाया गया, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा वह क्या करता है, राजस्व एकत्र करने के लिए जो है वह मुक्सराज नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है और यानी इसके लिए एक पृथक विभाग का भी वह निर्माण करता है। इस पृथक विभाग को दीवाने मुक्सराज कहा जाता था। जिस प्रकार आजकल हम लोग राजस्व विभाग देखते हैं ये उस काल में दीवाने मुक्सराज होता था। इसका जो पदाधिकारी होता था वह मुक्सराज कहलाता था। तो इस प्रकार क्या करता था कि ये दीवाने मुक्सराज यानी कि राजस्व विभाग के द्वारा ये पदाधिकारी जो है आपका कर एकत्रित करके राजा के राजकोष में रखता था, डालता था, जिसके माध्यम से जो राजा शासन प्रशासन को चलाता था। न सिर्फ शासन प्रशासन को चलाता था बल्कि आक्रमणों जो मंगोलों का आक्रमण उस काल में बड़े पैमाने पर हो रहे थे उस आक्रमण को भी रोकने का वह प्रयास करता है। यानी उन आक्रमणों को जो है इस यानी कि इतने ज़्यादा इसके पास जो है इस करों के माध्यम से इतने धन एकत्रित हो जाता है इसके पास अलाउद्दीन खिलजी के पास कि वह जो है ना सिर्फ मंगोलों को पीछे यानी साम्राज्य की सीमा से पीछे धकेलने का प्रयास करता है बल्कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है। तो यह इन सब माध्यमों से जो है वह शासन प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। तो ये थे दोस्तों आज जो हमने खिलजी वंश से संबंधित और इसके संस्थापक से संबंधित और
जो इसका प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना। अगले वीडियो में जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो इसकी सैनिक व्यवस्था है, इसके उद्देश्य और इसके शासन प्रशासन की अन्य बातों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।